बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी अहसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सना से तेरी इब्तदा करता हूँ, दीदारे हरम की इस्तदा करता हूँ। माना नहीं काबिल तेरी सना के, हाज़िरी हरम की दुआ करता हूँ। नाज़रीन, आपके अपने प्रोग्राम वेलकम टू IT के साथ आपका मेज़बान मलिक हसन रज़ाक अत्तारी हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर दरूद पढ़ना भूल गया, गोया वो जन्नत के रास्तों के निशान भूल गया। नाज़रीन, आज का हम अपना प्रोग्राम फास्ट कम्युनिकेशन यानी ईमेल और फैक्सिंग, इन दो मौज़ूआत के ऊपर इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि ईमेल क्या है, ये किस तरीके से अमल करती है। ईमेल एक ऐसा राब्ता, एक ऐसा कनेक्शन जो कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में हमारा पैगाम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाता है। वो कंप्यूटर चाहे एक ही नेटवर्क पे लगा हो या इंटरनेशनल नेटवर्क यानी इंटरनेट यूज करते हुए मुल्क के किसी दूसरे हिस्से में या दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में हो। हम मुख्तलिफ किस्म के ईमेल्स यूज करते हैं, HTMP, POP, वेब मेल वगैरह। लेकिन इन तमाम मेल्स के पीछे काम करने का तरीक़ेकार एक ही है। असल में तमाम ईमेल्स जिस असूल पे काम करती हैं, मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स, लेकिन इनके पीछे एक जो मेन आइडिया है वो ये है जो PO बॉक्स का आइडिया है, पोस्ट ऑफिस बॉक्सेस। आमतौर पे हम जो मेन ब्रांचेस पोस्ट ऑफिस की होती हैं वहाँ पर अपने नाम से एक बॉक्स जो है वो अलॉट करवा लेते हैं, उसका एक ख़ास नंबर। हमारी तमाम डाक वहाँ पर जमा होती है और उसके बाद हम वीकली या डेली उसको चेक करते हैं, अपनी डाक वहाँ से जाके हासिल करते हैं। यानी जो पोस्टमैन है, डाकिया है, उससे डाक लेकर हमारे पास नहीं आना पड़ता। इसी तरीके से जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करने से पहले हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, जिस सर्वर से, जिस ISP से, उस ISP की तरफ से हमें खास IP एड्रेसेस मिलते हैं। इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए हम ISP को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से ईमेल इस्तेमाल करने के लिए हमें ईमेल सर्वर्स की ज़रूरत है। आमतौर पे ISPs ही हमें ईमेल एड्रेस भी प्रोवाइड करते हैं। ईमेल सर्वर्स पर हमारे नाम से जो हमारा ईमेल एड्रेस है उसके लॉगिन के नाम से एक मेल बॉक्स जो है वो रिजर्व कर दिया जाता है। अगर कोई ईमेल एड्रेस आपने देखा हो, जो कि अक्सर आप देखते हैं, तो ईमेल एड्रेस दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले लॉगिन नेम, उसके बाद @ और @ के बाद डोमेन नेम। यानी पहला हिस्सा जो है वो यूजर की पहचान है, दूसरा हिस्सा उस सर्वर की पहचान है जहां पर हमारी मेल आएगी, जहां पर हमारा मेल बॉक्स बना हुआ है। अब एक यूजर जब अपना ईमेल एड्रेस किसी दूसरे को देता है, दैट्स मीन को अपने साथ साथ अपने सर्वर का एड्रेस भी दे रहा है। अब ईमेल सेंड करने वाला तब तक आपको ईमेल सेंड नहीं कर सकता जब तक वो मुकम्मल तौर पर आपका यूजर नेम और आपका डोमेन नेम और उसके दरमियान @ का निशान लगा के एक मुकम्मल ईमेल एड्रेस ना बना दे। उसके बाद ईमेल सेंड कर दी गई। ईमेल सेंड करते हुए जाहिर है वो भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं वो इस्तेमाल कर रहा है। सर्वर जो है वो आपकी तरफ मेल को सेंड कर रहे हैं किसी नेट को यूज करते हुए, किसी ISP को यूज करते हुए। ईमेल सेंड करने के लिए
जो क्लाइंट यूज किया जा रहा है वो वेब बेस हो सकता है या ऑफलाइन हो सकता है, लेकिन जब आपको ईमेल सेंड करनी है तो जाहिर है आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, ऑनलाइन होना पड़ेगा। नेक्स्ट, जैसे ही आपकी मेल सेंड हुई, मेल ने सबसे पहले आपका जो डोमेन नेम है उसको रीड किया। डोमेन नेम के साथ आपके सर्वर की जो अटैचमेंट है, मेल आपके सर्वर पर पहुंचा दी गई, यानी वो एड्रेस है आपके सर्वर का, मेल आपके सर्वर पर आ गई। उसके बाद मेल जब आपके सर्वर पर पहुंच गई तो उसका पहला हिस्सा, यानी उसका वो हिस्सा जो ये बता रहा है कि यूजर कौन है, अब उसकी पड़ताल होगी। अगर उसके स्पेल में कोई थोड़ी भी मिस्टेक है, एक स्पेल की भी मिस्टेक है, तो वो अपनी ओरिजिनल जगह पर नहीं पहुंच सकेगा। और अगर जो नाम आपने लिखा है उस नाम से वहां पर कोई अकाउंट ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मेल टोटली जाया हो गई, आपकी तरफ वापस आ जाएगी। मेल बॉक्स में अगर आपका यूजर नेम और डोमेन नेम दोनों मैच कर गई तो आपकी मेल जो आपको सेंड की गई है वो आपके मेल बॉक्स में पहुंच गई। सेंडर ने एक मेल एड्रेस के जरिए मेल आप तक पहुंचा दी, लेकिन मेल आपके मेल बॉक्स में पहुंच चुकी है। आप अब उस मेल को किस तरीके से अपने कंप्यूटर पर देखेंगे, किस तरीके से आप हासिल करेंगे। जैसे मेल सेंड की गई, सेम उसी वक्त या कुछ मिनटों में या कुछ सेकंड्स में वो मेल आप तक पहुंच चुकी है, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से से आपको की गई। अब उसके बाद अगर आप ऑनलाइन नहीं हैं, आप उस वक्त नेट यूज नहीं कर रहे, आप उस वक्त अपने कंप्यूटर पे मौजूद नहीं हैं, आपकी मेल वहीं पे महफूज है, लेकिन आप किस तरीके से उस मेल को अपने कंप्यूटर पर एक्सेस करेंगे। जैसे आपको पहले आपका एक एड्रेस दिया गया है, तो एड्रेस के ईमेल एड्रेस के शुरू में आपका एक लॉगिन नेम है जो आपकी पहचान है। अब यही पहचान जो है ये आपको आपके मेल बॉक्स तक लेके जाएगी। इसके साथ आपको एक पासवर्ड भी मिलेगा जो आपकी ऑथराइजेशन है, आपका इजाजतनामा है कि आया आप वाकई वही पर्सन हैं जो इस मेल को यहां से लेकर जाने वाले हैं या नहीं। यानी आपको उस मेल बॉक्स को एक्सेस करने की इजाजत है या नहीं, इस चीज का दारोमदार आपके पासवर्ड और आपके लॉगिन नेम पर है। जैसे एक बॉक्स, पीओ बॉक्स के लिए वहां की चाबी जो है उस बॉक्स की, वो उस शख्स की ऑथराइजेशन है कि आया यही वो शख्स है जो इस बॉक्स से मेल को हासिल कर सकता है। सेम इसी तरीके से ईमेल के लिए भी मेल बॉक्स को वही शख्स एक्सेस कर सकता है जिसके पास उसका लॉगिन नेम और पासवर्ड है। अब वो मेल चाहे आप वेब मेल पे एक्सेस कर रहे हैं या उसे ऑफलाइन रीडिंग के लिए अपने सिस्टम में डाउनलोड करना चाहते हैं, चाहे जो भी करना चाहते हैं, लेकिन वहां पर आपको इस ऑथराइजेशन के प्रोसेस से गुजरना होगा। ये ऑथराइजेशन का प्रोसेस जो है ये इस तरीके से आपको आपके मेल बॉक्स तक लेके जाता है कि आप अपने मेल बॉक्स में मौजूद मेल्स को तभी पढ़ सकते हैं, तभी हासिल कर सकते हैं, तभी डाउनलोड कर सकते हैं कि जब आपके पास आपकी ऑथराइजेशन है, यानी आपका पासवर्ड, आपका लॉगिन नेम। आम लफ्जों में हैकिंग जब हम इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज हैकिंग कहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा शख्स जिसने आपका पासवर्ड चोरी कर लिया, किसी तरीके से भी चोरी कर लिया। अब वो अनऑथराइज्ड पर्सन था, लेकिन वो आपके मेल बॉक्स को एक्सेस कर सकता है क्योंकि आपका वो सीक्रेट कोड, वो आपका पासवर्ड उसके पास मौजूद है, वो उसको हासिल कर चुका है। लिहाजा मेल से, यानी मेल बॉक्स से मेल हासिल करने के लिए दो चीजें, यानी आपका लॉगिन नेम और आपका पासवर्ड, ये दो ऐसी चीजें हैं जिनके जरिए से आप अपनी मेल हासिल करेंगे। जब हम एक ईमेल एड्रेस पर मेल भेजते हैं तो उस वक्त भी हम अपने ऑथराइजेशन कोड जो हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भेजने के लिए प्रोसेस अलग है, रिसीव करने के लिए सिक्योरिटी अलग है। भेजने के लिए शायद हमें अपना लॉगिन नेम और पासवर्ड इतना जरूरी नहीं है, हमें बार बार उसकी ऑथराइजेशन शायद नहीं करवानी पड़ती, लेकिन जब हमें रिसीविंग के लिए जाना है, जब हम मेल बॉक्स से मेल को रिसीव करते हैं, उस वक्त हमें अपने ऑथराइजेशन यानी लॉगिन नेम और पासवर्ड्स बताने पड़ते हैं। मुख्तलिफ प्रोसेस हैं, मुख्तलिफ तरीकेकार हैं जिनके जरिए से हम मेल सेंड करते हैं
जैसे कि मैंने पहले कहा कि वेब मेल है, वेब मेल के लिए आप उस सर्वर की वेबसाइट पे चले जाते हैं, जैसे याहू, हॉटमेल, जीमेल वगैरह। वहां पर आप अपना लॉगिन नेम, पासवर्ड देते हैं, वो एक नया पेज आपके सामने ओपन करता है जहां पर आप मेल्स लिखते भी हैं, जहां से आप मेल रिसीव भी करते हैं, चेक भी करते हैं, उनके प्रिंट आउट भी बनाते हैं, सो ऑन मुख्तलिफ काम करते हैं। अगर आप वेब मेल पे काम कर रहे हैं तो आपको सेंड और रिसीव दोनों के लिए पहले उस ऑथराइजेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप अपने आउटलुक एक्सप्रेस में, अपने किसी और ईमेल क्लाइंट में अपनी ईमेल्स डाउनलोड करते हैं, या वहां पर आप ऑफलाइन पहले से मेल्स तैयार कर लेते हैं, उसके बाद आप इंटरनेट से कनेक्ट होके अपनी मेल्स जो है वो सेंड करते हैं। इस तरीके कार में हमें एक दफा जब हम अपना ऑथराइजेशन कर देते हैं तो उसके बाद तमाम मेल्स सेंडिंग और रिसीविंग का प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। यहां पर हमारे पास दो किस्म के सर्वर्स होते हैं, एक इनकमिंग सर्वर, एक आउटगोइंग सर्वर। जब हम ईमेल क्लाइंट को यूज करते हैं, जब हम एक वेब मेल यूज कर रहे हैं तो वहां पर हमें किसी किस्म के सर्वर एड्रेसेस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम मेन सर्वर पर ही, उनकी वेबसाइट पर ही मौजूद अपनी मेल्स के साथ एक काम राब्ता जो है वो रखे हुए हैं और वहां से अपनी मेल्स पढ़ रहे हैं या उनको डिलीट कर रहे हैं, उनके लिए नई मेल्स लिख रहे हैं, उनको मुख्तलिफ फोल्डर्स में कॉपी कर रहे हैं। वो तमाम काम हम ऑनलाइन उसी वेबसाइट पे कर रहे हैं। लेकिन जब ये तमाम काम हमें ऑफलाइन करने हैं और उसके बाद वेब के सर्वर के साथ कनेक्टेड होना है, वहां पर हमें इनकमिंग और आउटगोइंग दो डिफरेंट सर्वर एड्रेसेस जो हैं उनकी जरूरत पड़ती है। आमतौर पर तो सेम एड्रेसेस ही रखे जाते हैं, लेकिन बाद सर्वर्स में पीओपी एड्रेस और एसटीएमपी एड्रेस अलग-अलग है। अब इन एड्रेसेस के जब आप क्लाइंट यूज करते हैं तो वहां पर जरूरत पड़ती है, यानी ना सिर्फ कि आपको अपना लॉगिन नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, बल्कि दूसरे नंबर पर आपको उसके साथ अपने इनकमिंग एड्रेस और आउटगोइंग एड्रेस की भी जरूरत पड़ेगी। बाज़ दोस्त ये कहते हुए सुने गए हैं कि हम इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, लेकिन हमारी मेल जो है वो जा नहीं रही, रिसीव हो जाती है, सेंडिंग नहीं हो पाती। अब यहां पर जो मसला होता है वो ये है कि बहुत से सर्वर्स ने ये रिस्ट्रिक्शन बना दी होती है आईएसपीज ने कि उनकी मेल उसी आईएसपी के इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू ही रिसीव की जाएगी। तो यहां पर फिर वो आईएसपी जब दूसरा आप कनेक्ट करते हैं और आप जो मेल रिसीव कर रहे हैं वो दूसरे सर्वर से है, तो वहां पर कंफ्यूजन बनेगी और वो उसको रिसीव नहीं करेगा या सेंड नहीं करेगा। आमतौर पर सेंडिंग में मसला आता है कि वो सेंड नहीं करता। फिर उसके लिए आप अपने जो आउटगोइंग सर्वर है उसको चेंज करते हैं। इनकमिंग सर्वर्स और आउटगोइंग सर्वर्स, यानी आउटगोइंग मेल सेंड करने के लिए, गोइंग के लिए, इनकमिंग यानी मेल्स को इन करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए। यहां पर ऑथराइजेशन कोड के साथ साथ इनकमिंग और आउटगोइंग के जो एड्रेसेस हैं ये भी मेजर करते हैं कि आया मेल किस जगह से आ रही है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर आप वेब मेल यूज कर रहे हैं तो वेब मेल में हम इनकमिंग या आउटगोइंग सर्वर्स को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हम डायरेक्टली अपने उसी पेज पे हैं, उसी सर्वर पे हैं जहां से हमने मेल्स हासिल करनी है। अब दूसरी तरफ अगर हम एक वेब मेल जो है उसको ऑफलाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी उसको अपने किसी ईमेल क्लाइंट में इस्तेमाल करना चाहते हैं, फर्ज करते हैं जीमेल की मेल है और हम उसको ओपेरा में या आउटलुक एक्सप्रेस में इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके लिए हमें फिर सबसे पहले तो उस वेब मेल से इस चीज को अलाउ करवाना है। मुख्तलिफ ऑप्शंस के अंदर ये चीज होती है कि आप उसे अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकें। उसके बाद वहां से इनकमिंग और आउटगोइंग के एड्रेसेस हासिल करने हैं और उन्हें अपने ईमेल क्लाइंट के अंदर इनकमिंग और आउटगोइंग सर्वर्स के तौर पर उन्हें वहां पर एडजस्ट करना है। और जो डिफरेंट किस्म की उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो आपको उसी पेज के ऊपर वहां पर मिलेंगी, सर्वर के पेज के ऊपर, वो आप हासिल करें और उन्हें अपने ईमेल क्लाइंट के अंदर फिक्स करें। इस तरीके से आप एक वेब मेल को अपने सिस्टम में हासिल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अपने ईमेल क्लाइंट में। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे मिलते हैं जो डिफरेंट किस्म के ईमेल क्लाइंट्स के लिए तैयार किए जाते हैं वेब मेल्स को डाउनलोड करने के लिए, जैसे याहू के या हॉटमेल के या जीमेल के।
उसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती, बल्कि वो सॉफ्टवेयर ही ऐसे तैयार किए गए हैं कि वो उन कॉन्फ़िगरेशंस को ऑटोमेटिकली आपके ईमेल क्लाइंट के साथ अटैच कर देते हैं। आपका ईमेल क्लाइंट जैसे ही ईमेल चेक करने लगता है तो वो सॉफ्टवेयर अगर ऑन है तो वो उन तमाम कॉन्फ़िगरेशन से आपके ईमेल क्लाइंट को जोड़ देगा और वहां से मेल को रिसीव करेगा। लेकिन अगर वो सॉफ्टवेयर उस वक्त बंद है तो फिर ईमेल क्लाइंट मेल रिसीव नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो जब तक वो सॉफ्टवेयर ऑन है तब तक ही वो कॉन्फ़िगरेशंस ऑन है। तो बेहतर ये है कि आप कॉन्फ़िगरेशन मैन्युअली जो है वो अपने ईमेल क्लाइंट के अंदर फिक्स करें। अभी तक याहू ने मैन्युअली जो इसकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो प्रोवाइड नहीं की, लेकिन जीमेल की, inbox.com की, इन तमाम की जो फ्री ईमेल्स हैं इनकी अगर आप चेक करें तो इनकी वहां पर कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल्स हैं इनके प्रॉपर्टी पेज पे, उनको आप हासिल करें, उनको अपने क्लाइंट ईमेल क्लाइंट के अंदर उनको एडजस्ट करें और उसके बाद अपनी मेल को चेक कर सकते हैं। नाज़रीन, ये तो वो चीज थी जो ईमेल के बेस पे काम करती है। अब देखते हैं कि आया फैक्सिंग जो है वो भी कुछ इस तरीके से काम करती है या नहीं। ईमेल के सिलसिले में एक और बात कि ईमेल अगर आप ऑनलाइन नहीं हैं तो ये तब तक पड़ी रहेगी जब तक आप इसको हासिल नहीं करेंगे या जो आपने एक्सपायर टाइम बताया है अपने सर्वर को, जब तक वो एक्सपायरी टाइम ना आ जाए। इसी तरीके से जो फ्री वेब मेल्स हैं उनमें भी अब लिमिट्स लगा दी गई हैं कि इतने दिनों के अंदर अंदर आपको कम से कम एक बार अपने अकाउंट को जो है वो चेक करना जरूरी है। बाज मेल्स में 2 महीने, बाज में 2 हफ्ते। अगर आप वेब मेल्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन चीजों को भी मद्देनजर रखिए कि वक्त पर यानी एक्सपायर होने से पहले पहले आप अपने अकाउंट को चेक करते रहें। बात हो रही थी फैक्स की। फैक्स में जैसे कि हम आमतौर पर फैक्स मशीन्स के जरिए फैक्स सेंड एंड रिसीव करते हैं, तो अब इंटरनेट के जरिए से भी फैक्सिंग जो है वो मौजूद है। आप ईमेल टू फैक्स, फैक्स टू ईमेल, ईमेल टू फैक्स जो है उसमें तो ये है कि आप एक सर्वर जो है उसके थ्रू एक ईमेल सेंड करते हैं और वो ईमेल जो है दूसरे की फैक्स मशीन पर उस सर्वर के जरिए से सेंड कर दी जाती है और रिसीव करने वाला अपनी फैक्स मशीन के ऊपर उस फैक्स को रिसीव कर रहा है। फैक्स टू ईमेल, आप फैक्स करते हैं एक सर्वर के फैक्स नंबर पर और उसमें रेफरेंस है, वो उस ईमेल की तरफ उस फैक्स को सेंड कर देगा। फैक्स पे, जिप फैक्स और इसी तरह की बहुत सी दूसरी कंपनीज जो ये तमाम प्रोसीजर्स जो हैं वो यूजर्स को दे रहे हैं। मुख्तलिफ रेट्स के ऊपर, डॉलर, सेंट्स, मुख्तलिफ इनके रेट्स हैं मुख्तलिफ मुल्कों के लिए। वहां पर आज से कुछ अर्सा पहले तक तो ये रेट्स हम पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी सस्ते थे। हम फैक्स पे के जरिए से इजीली सेंड करते थे ईमेल्स, लेकिन अब हमारी पाकिस्तान की जो पीटीसीएल यानी लोकल हमारा टेलीफोन सिस्टम जो है उन्होंने हमारे लिए कॉल रेट इतने कम कर दिए हैं कि हम इजीली जो है इन्हें फैक्स टू फैक्स इजी रेट्स के ऊपर जो है आगे फैक्स सेंड कर सकते हैं। हमारे बहुत से दोस्त जो अभी भी इन फैक्सेस की सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पर हमारे बहुत से सर्वर्स आईएसपीज जो हैं वो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम उनके पास अपना अकाउंट एक तैयार करते हैं, वहाँ पर हम अपनी पेमेंट जमा करवाते हैं। अब वहाँ पर ऑटोमेटिकली हम जितनी मेल सेंड कर रहे हैं, ये जितनी फैक्सेस सेंड कर रहे हैं, जिस मुल्क की तरफ सेंड कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमारे अकाउंट से पैसों की डिटेक्शन होती रहती है। वो सेंट्स में है या डॉलर्स में है, जो यानी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो पैसों की डिटेक्शन होती रहती है और वो अकाउंट जो है हमारा चलता रहता है। ईमेल टू फैक्स, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अब से कुछ अर्सा पहले तक तो पाकिस्तानी इसके लिए सस्ता था, लेकिन अब हमें लोकल फैक्स जो है वो इजी है। सेकेंडली, अब आप जैसे कि पिछले किसी प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके जरिए से आप अपने सिस्टम से फैक्स सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। यानी आप अपने सिस्टम को एज फैक्स मशीन सेंडिंग एंड रिसीविंग दोनों प्रोसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिस्टम में इस्तेमाल करते हुए, सिस्टम को एज फैक्स मशीन इस्तेमाल करते हुए हमें क्या फायदे मिल सकते हैं।
सबसे पहली बात तो यह है कि आपके सिस्टम के अंदर जो फाइलें मौजूद हैं आप उनको अटैच करके फैक्स में सेंड कर सकते हैं। सिर्फ एक फैक्स मॉडेम जो है वो आपके सिस्टम में लगा होना चाहिए, उसके साथ फैक्स सॉफ्टवेयर हो, आप टेलीफोन लाइन को उस फैक्स मॉडेम के साथ कनेक्ट करते हैं, उस सॉफ्टवेयर के जरिए से आप अपनी मेल जो है उसको एज फैक्स सेंड कर रहे हैं। अगर आप कोई तस्वीर वगैरह सेंड करना चाहते हैं तो वो जाहिर है वहां पर फैक्स मशीन पर तो ज़ाहिर ब्लैक एंड वाइट ही निकलेगी। अगर दूसरी तरफ रिसीविंग पर भी कंप्यूटर है तो फिर भी वो एज फैक्स ही निकलेगी, यानी ब्लैक एंड वाइट ही मिलेगी। अगर आप कोई ऐसी फाइल सेंड करना चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं कि वहां पर कलर्ड पहुंचे, तो उसके लिए ईमेल इज द बेस्ट वे। ईमेल में आप तस्वीरें अटैच कीजिए, ईमेल में आप मूवीज अटैच कीजिए, साउंड अटैच कीजिए, मुख्तलिफ किस्म की टेक्स्ट फाइल्स अटैच कीजिए और उन्हें भेज दीजिए, और वो सेम टू सेम जैसी आपके सिस्टम में ओपन हो रही हैं सेम टू सेम वैसी ही दूसरे सिस्टम पे ओपन होंगी, वही चीजें वहां पर भी अवेलेबल होंगी। फास्ट कम्युनिकेशन है। फास्ट कम्युनिकेशन का मतलब ये हुआ कि यहां से आपने मेल सेंड की और कुछ सेकंड्स में या कुछ मिनट्स में वो मेल दूसरी तरफ पहुंच गई। पहले अगर हमें कलर कोई तस्वीर वगैरह जो है वो भेजनी होती थी तो उस वक्त हमें किसी ना किसी कोरियर सेंटर को या किसी पोस्टेज को हायर करना पड़ता था, जबकि अब ऐसा हमें नहीं करना पड़ता। हम इजीली जो है वो इंटरनेट के साथ अटैच होके एक मेल के साथ अटैचमेंट करके अपनी मेल में वो तस्वीर या वो कलर डॉक्यूमेंट जो है वो भेज सकते हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले हम फास्ट कम्युनिकेशन थ्रू इंटरनेट और कंप्यूटर देख रहे थे कि किस तरीके से हम फैक्स और ईमेल्स की के जरिए अपना डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। ये तो वो है जहां पर आप लाइव नहीं है, वैसे मेल आप सेंड करते हैं, दूसरा बंदा उस वक्त में भी वहां पर अवेलेबल है या नहीं है, तो मेल बॉक्स में उसका डाटा जो है वो पहुंच गया। उसके बाद फास्ट कम्युनिकेशन में हमारे पास आ जाती है लाइव, जैसे चैट है, याहू चैट, MSN चैट, जीमेल की तरफ से लाइव चैट। अब इन तरीकेकार के अंदर इस कम्युनिकेशन में क्या है? इस कम्युनिकेशन के लिए भी सबसे पहले तो हमारे पास एक ऐसा सर्वर होता है कि जिसके जरिए से हम एक सर्वर के साथ अटैच होके एक पूरी कम्युनिकेशन फील्ड के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं। एक कम्युनिटी है, हम उस कम्युनिटी के मेंबर बनते हैं। मसलन आप याहू के मेल एड्रेस के जरिए से याहू मैसेंजर कम्युनिटी में शामिल हो जाते हैं। अब उसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ आपकी कम्युनिटीज हैं, आप कहीं पर भी चैट कर सकते हैं, लेकिन आप एक याहू कम्युनिटी का हिस्सा हैं। इसी तरीके से MSN के लिए आप हॉटमेल या MSN के एड्रेस पर आते हैं, जीमेल के एड्रेस पर आते हैं। तो ये डिफरेंट मेल एड्रेसेस जो हैं वो हमारी एक पहचान है हमारी उस कम्युनिटी की, और यही एड्रेसेस जो हैं हमें दूसरों के मैसेंजर्स में ऐड करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे अक्सर दोस्त जो हैं, जैसे जो याहू को या MSN को इस्तेमाल करते हैं, वो जानते हैं कि हम अपने ईमेल एड्रेसेस जो हैं उन्हीं के ज़रिए से अपने मैसेंजर्स में ऑनलाइन होते हैं, और उसके बाद मज़ीद जो है दूसरे दोस्तों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास उनकी IDs हैं, हम उनको ऐड करते हैं। लाइव चैट यानी दोनों तरफ से एट ए टाइम इंटरनेट पर अवेलेबल होना, एक तरफ से बात का करना, दूसरी तरफ से बात का जवाब मिलना। अब आप याहू यूज कर रहे हैं या MSN या कोई दूसरा लाइव चैट के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पार्डा यूज कर रहे हैं या इसी तरीके से कोई दूसरा वॉइस चैट का प्रोग्राम, तो उसके लिए जरूरी यह है कि सेम टाइम पे दोनों पार्टीज जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो। इसके ऊपर आप टेक्स्ट चैट भी करते हैं, आप वॉइस चैट भी करते हैं, वीडियो चैट भी करते हैं, और सेम टाइमिंग के ऊपर हम फाइल्स को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। यानी वो तमाम प्रोसीजर्स जो आप मेल में कर रहे थे
अब वो और ज्यादा बेहतर तरीके के साथ अब कर सकते हैं। यानी अगर आप अपनी तस्वीर भेजना चाहते हैं या अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने किसी दूसरे दोस्त तक दुनिया के किसी दूसरे कोने में पहुंचाना चाहते हैं, वो आपके पास आपके सिस्टम में मौजूद हैं, तो आप एज फाइल अटैचमेंट वो उन्हें चैट के दौरान आगे सेंड कर सकते हैं। एक तरफ तो आप मेल में सेंड कर रहे थे, तो वहां पर तो मेल आपकी उस सर्वर पर पहुंचेगी, उसके बाद मेल बॉक्स में जाएगी और उसके बाद वो दोस्त चेक करेगा। लेकिन यहां पर भी प्रोसीजर तो कुछ इसी तरीके से है। जाहिर है आप जब सेंड करेंगे तो वो सर्वर पर जाएगा और सर्वर आगे आपके दोस्त के क्लाइंट की तरफ उसको ट्रांसफर करेगा, लेकिन यहां पर वो बिल्कुल लाइव है, यानी उसी वक्त विद इन अ सेकेंड्स यहां से आप मैसेज देते हैं, वहां से आप मैसेज लेते हैं। ये यानी यहां पर रुकावट बज़ाहिर कोई नजर नहीं आती, सिर्फ आपके मैसेज के जाने और आने का जो है यहां पर हमें टाइम लगता है। दूसरी चीज मेजर करती है आपकी इंटरनेट स्पीड, कि आप इंटरनेट का जो आईएसपी है वो आप कितनी स्पीड उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप डायल अप पर हैं तो मे बी आपको थोड़ा टाइम लगता हो एक दूसरे से बात करते हुए, लेकिन अगर आप डीएसएल यूज कर रहे हैं तो जाहिर है वो स्पीड ज्यादा है, आपको फौरन उसी वक्त आप बिल्कुल इस तरीके से वॉइस चैट कर सकते हैं जैसे आप टेलीफोन पे चैट कर रहे हैं। यानी टेलीफोन की कन्वर्सेशन जो है, आप सेल फोन पे कन्वर्सेशन कर रहे हैं या टेलीफोन पे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, सेम इसी तरीके से आप इंटरनेट पे कर सकते हैं। अगर दोनों तरफ आपके पास वेब कैम्स अवेलेबल हैं तो आप जो कैम चैट है वो कर सकते हैं, एक दूसरे को वीडियो चैट के जरिए से देख सकते हैं और एक दूसरे से जो बातचीत कर सकते हैं विद वॉइस, विद टेक्स्ट, विद वीडियो। ये तमाम चीजें जो हैं ये इसी फास्ट कम्युनिकेशन में आती हैं। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, जरूरी नहीं आप सिर्फ याहू यूज करते हैं या एमएसएन यूज करते हैं। जब आप इंटरनेट पे ऑनलाइन होते हैं तो आपके पास डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, पाल्टक है, इन्फोसिक है और सो ऑन। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वेब कैम्स के लिए, वॉइस चैट के लिए, टेक्स्ट चैट के लिए। तो वो क्लाइंट्स हम इन्हें कहते हैं, ये डिफरेंट क्लाइंट्स आप इस्तेमाल करते हैं और इन डिफरेंट क्लाइंट्स के जरिए से आप इंटरनेट पे अपने दूसरे साथियों के साथ राब्ता करते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ वेब बेस्ड चैट रूम भी हैं। बहुत से दोस्त जानते होंगे कि मुख्तलिफ कम्युनिटीज जो हैं उनके वेबसाइट्स के ऊपर वेब चैट रूम भी बनाए जाते हैं। वहां पर भी लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, वहां पर भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे अभी पहले बात हुई ईमेल्स के प्रोग्राम में एक प्रोग्राम ईमेल क्लाइंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, जबकि दूसरा जो है वो वेबसाइट के ऊपर ही वो सारे प्रोग्राम को सेट कर दिया जाता है। इसी तरीके से जहां पर आप क्लाइंट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं चैट के लिए, दूसरी तरफ आप वेब बेस्ड क्लाइंट्स जो हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए याहू के भी अवेलेबल है, एमएसएन के भी अवेलेबल हैं और मुख्तलिफ कम्युनिटीज जो हैं उन्होंने अपने अपने चैट रूम्स अलहदा बनाए हैं, उनकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं। आप वहां पर उन कम्युनिटीज में शामिल होते हुए वहां पर उनसे चैट कर सकते हैं। उनकी जिस भी डिस्कशन मौजू के ऊपर वहां पर बात हो रही है आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं। उसके लिए आपको उसका मेंबर होना जरूरी नहीं, एज गेस्ट भी वहां पर शामिल हुआ जा सकता है। इस तरीके से ये एक ऐसा प्रोसीजर तैयार किया जाता है कि एक विजिटर जो है वो उस डिस्कशन में हिस्सा ले सके जो डिस्कशन वहां पर पहले से चल रही है। वेब बेस्ड आमतौर पर जो डिस्कशन होती है वो ज्यादातर टेक्स्ट बेस्ड होती है और बहुत कम ऐसा होता है कि वहां पर वॉइस या वीडियो के ऑप्शंस भी अवेलेबल हो। अगर अवेलेबल हैं तो भी वहां पर आपको बहुत ज्यादा स्पीड की जरूरत पड़ती है। वो इसलिए कि क्योंकि ये वेब बेस्ड है और वेब बेस्ड काम जो हैं उनमें स्पीड कम होती है। लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट की स्पीड ज्यादा है तो वो इंटरनेट की स्पीड जो है वो वहां पर उसकी खपत होगी और उसके साथ वो तमाम आपका प्रोसीजर जो है वो चलता रहेगा। लेकिन आमतौर पर वहां पर आपको टेक्स्ट बेस्ड ही मिलता है। अब तीसरी कम्युनिकेशन, फास्ट कम्युनिकेशन जो है वो फोरम्स की सूरत में मिलती है। ईमेल, फैक्स और चैट ये तो वो चीजें हैं जो आप फौरन जो सेंड कर दी गई और रिसीव कर दी गई। फोरम्स ऐसे कम्युनिकेशन है कि जहां पर आप पोस्ट्स बनाते हैं, यानी आप अपना पैगाम जो है वो वहां पर पोस्ट कर देते हैं और वो पोस्ट किया हुआ पैगाम काफी दिनों तक वहां पर मौजूद रहता है। लोग उसका जवाब भी देते हैं और आपकी पोस्ट की हुई जो इंफॉर्मेशन हैं उनसे फायदा भी उठाते हैं। मुख्तलिफ वेब फोरम्स आपने देखे होंगे, मुख्तलिफ बेसिस के ऊपर बनाए जाते हैं। जैसे कि बात की कम्युनिटीज हैं तो मुख्तलिफ कम्युनिटीज ने अपने अपने फोरम तैयार किए हैं।
अब उन फोरम्स पे आपका मेंबर होना जरूरी है। मेंबर बनने के बाद मुख्तलिफ किस्म की रिस्ट्रिक्शंस भी लग सकती हैं। ये उस फोरम के एडमिन और वहां के जो इंतजामिया है उस फोरम को चलाने वाली, उस पर बेस करता है कि वो आपको किस कदर इजाजत देता है काम करने की और किस कदर आपको बाउंड करता है मुख्तलिफ कामों में। अब आप इंटरनेट के ऊपर आजकल मुख्तलिफ किस्म के जो फोरम्स हैं वो अवेलेबल हैं और इसके अलावा ब्लॉग्स अवेलेबल हैं जहां पर लोग मेंबरशिप इख्तियार करते हैं, वहां से अपनी डिस्कशंस जो हैं उनको कैरी आउट करते हैं। कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ तरीके मुख्तलिफ अदवार में तैयार किए गए। अब नए वक्त में यानी आज के दौर में इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा फैलाने के लिए यहां तक हो चुका है कि आप फ्री ब्लॉग्स और फ्री फोरम्स जो हैं वो अपने तैयार कर सकते हैं। मुख्तलिफ कम्युनिटीज आप लोग तैयार कर सकते हैं। हम अपने मुख्तलिफ मौज़ूआत के बेस के ऊपर मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो तैयार करते हैं। याहू ग्रुप है, जीमेल ग्रुप है, MSN ग्रुप है। ये मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो आगे फिर मजीद जो बढ़ते चले जाते हैं। यानी कम्युनिकेशन की फील्ड इस वक्त इतनी वसी कर दी गई है कि हमें अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ जराए मिलते हैं। अब किसी चैट रूम में चले जाते हैं, अब किसी फोरम में चले जाते हैं, अब किसी ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। अब वहां पर अपना पैगाम जो है वो आप फैलाते हैं और वो जहां जहां पर आपकी मेल जा रही है, जो जो बंदा आपकी पोस्ट को पढ़ रहा है, यहाँ जिस चैट रूम में आप बात कर रहे हैं वहां पर जितने सुनने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं वो आपकी राय से वाकिफ होते जा रहे हैं। आपको अपने हम ख्याल भी मिलेंगे, आपको जो काम आप कर रहे हैं उस काम को करने वाले लोग भी मिलेंगे। यानी कम्युनिकेशन में जो तेजी आई है उसके साथ साथ हम बहुत तेजी के साथ अपनी ग्रुपिंग बढ़ा रहे हैं। जहां पर इन चीजों का फायदा है वहां पर जाहिर है नुकसान भी है। फवायद तो बहुत से हैं। हम अपनी यानी एक मुकम्मल जो एक कम्युनिटी है उसको तैयार करते हैं, हम अपना एक ग्रुप तैयार करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें अपने मेंबर्स मिलते हैं, हमारा काम जो है वो सराहा जाता है। अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं या हमने कोई नया काम किया है उसको हम वहाँ पे शेयर करते हैं, हमें उसको सराहा जाता है, हमें मजीद दोस्त मिलते हैं। लेकिन अब इनके नुकसानात भी हैं। नुकसानात क्या हैं कि बहुत से ऐसे फोरम्स या ऐसी कम्युनिटीज बना दी गई हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले ग्रुप इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे हैकर्स हैं। अब ये हैकर्स जो हैं ये भी इसी में शामिल हो चुके हैं। इन्होंने भी अपने आप को एक कम्युनिटी, एक ग्रुप की सूरत बना दिया है। बहुत से लोग जो हैं वो मिलकर इस काम को कर रहे हैं। दूसरी तरफ बहुत से ऐसे फोरम्स बन चुके हैं जो अगर हम कहें कि इखलाकी कदरों से गिरे हुए हैं। बहुत से ऐसे फोरम्स बन चुके हैं जो तहरीकारी के कामों में शामिल हैं। यानी लोगों को मुख्तलिफ किस्म, जरूरी नहीं है कि वो तहरीकारी जो है वो बम ब्लास्ट या फायरिंग की सूरत में है, बल्कि लोगों को आपस में मुख्तलिफ तासुबात की शक्ल में लड़ाने वाले जो फोरम्स हैं। सो अब यहाँ पर भी काम हमारी समझ का, हमारी सेंस का आ जाता है कि कौन से फोरम को हमने चलाना है या किस फोरम में हमें शामिल होना है और कौन से ऐसे फोरम्स हैं जिन फोरम से हमें बचना है, दूसरों को बचाना है। देखिए, साइंस की तरक्की, कंप्यूटर की तरक्की, IT की तरक्की, ये तमाम जो हमें कम्युनिकेशंस मिलती हैं, ये तरक्कियां जो हैं ये हमें फॉरवर्ड लेके जाने के लिए। लेकिन जैसा कि हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि हर चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों किस्म के पहलू हैं। तो हम जब यहां पर किसी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जब हम किसी चीज को डिस्कस करते हैं तो हम उसके पॉजिटिव पहलुओं को सामने रखते हुए करते हैं, लेकिन नेगेटिव पहलुओं से भी हम जो किनारा कशी इख्तियार नहीं कर सकते, हमें उनको भी यहां पर डिस्कस करना पड़ेगा। हमें उनको भी देखना पड़ेगा कि हम उनसे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि इन तमाम नेगेटिव चीजों को अगर हम हासिल करते हैं तो ये हमारी जहनीत पे है, अगर इससे बचते हैं ये हमारी जहनीत पे है। असल चीज का इस्तेमाल है, उस टेक्निक का इस्तेमाल है। अब आप अगर किसी हैकिंग के ग्रुप में शामिल हैं तो ये भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। नेगेटिव तरीके से इस तरीके से कि अगर आप इस इल्म को सीखने के बाद लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। पॉजिटिव तरीके से इस तरीके से कि अगर आप इस ग्रुप में शामिल हैं, किसी हैकिंग के ग्रुप में, वहां से आप हैकिंग के मुतल्लिका टेक्निक्स जो है वो सीख लेते हैं, तो
अगर आप लोगों को नुकसान पहुंचाने की बजाय ऐसे लोगों की मदद करने की ठान लेते हैं कि जिनको हैकर्स ने पहले से तंग कर रखा है, तो वो आप उसका पॉजिटिव इस्तेमाल में है। अगर आप एक ऐसे ग्रुप में शामिल हैं कि जो एजुकेशनल ग्रुप है, तो ये आपकी उस कम्युनिटी का, उस फोरम का या उस चैट रूम का एक पॉजिटिव इस्तेमाल है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ वहां पर फ्लर्टिज्म और अखलाक से गिरी हुई हरकत करने वाले ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, तो ये इसका नेगेटिव पहलू है। यानी अब एक चीज जो है वो तैयार कर दी गई है, एक ग्राउंड जो है वो आपको बना के दे दी जाती है। अब उस ग्राउंड के ऊपर गेम आप क्या खेलेंगे या उसको किस बेस पे खेलेंगे, ये आप पर मुनस्सर है, ये हम पर मुनस्सर है जो इसे इस्तेमाल करने वाले हैं। जो तैयार करने वाले हैं, जिन्होंने फोरम तैयार किए ASP इस्तेमाल करते हुए या जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हुए, चैट रूम्स इस्तेमाल करते हैं, वहां पर उन्होंने तरक्की की है, उन्होंने एक डेवलपमेंट हमारे हवाले की है। लेकिन उस डेवलपमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, ये हम पर मुनस्सर करता है। इन अल्फाज के साथ कि अल्लाह ताला हमें इन डेवलपमेंट्स को पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करने की तौफीक दे, हमें ऐसे ग्रुप्स और ऐसे कम्युनिटीज के साथ ताल्लुक कायम करने की तौफीक दे कि जो हमें पॉजिटिव सेंस दें, जो हमें हमारी दीन की समझ दें, हमारे वतन की मोहब्बत दें, हमें अच्छा शहरी और अच्छा इंसान बनाए, ना कि ऐसी सेंस दें कि जो इंतशार फैलाने, तहरीकारी फैलाने और दूसरों से नफरत फैलाने की तालीम दे रहे हैं, या जो हमें अखलाक से गिरी हुई बातें सिखा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम एक नए मौजू के साथ, नई मालूमात के साथ हाजिर होंगे, इन अल्फाज के साथ कि अपना और अपने इर्द गिर्द तमाम दोस्तों और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए कि अल्लाह ताला हमें जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से बचाते हुए नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।